हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। आज है 28 जून और आज की इस वीडियो में हम 28 जून से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। और आप में जो भी रेलवे के एस्पिरेंट हैं उनके लिए टेक्स्ट बुक पर आरआरबी एनटीपीसी 2021 के अपडेटेड और लेटेस्ट 176 टेस्ट ये आप लोगों को मिलेंगे, जिसमें कि 26 टोटल टेस्ट फ्री हैं। साथ में आप लोगों को आरआरबी एनटीपीसी इसका जो CBT 2 होना है इसके लिए अपडेटेड 90 टेस्ट, जूनियर ट्रांसलेटर के 200 टेस्ट और ये सभी आप लोगों को मिल सकेंगे। साथ ही आप फ्री टेस्ट के लिए साइन अप कर सकते हैं फॉर बेटर एक्सपीरियंस और यूज़ द कूपन स्टडी 10 का कूपन आप यूज़ किए और टेक्स्ट बुक पर काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स के स्टडी मटेरियल और मॉक टेस्ट ये अवेलेबल होते हैं, जिसमें आप लोगों को रेलवे, SSC, बैंकिंग, डिफेंस आदि सभी एग्ज़ामों से रिलेटेड 8000 प्लस मॉक टेस्ट एक साल के लिए कितने में 299 में और 2 साल के लिए ये आप लोगों को मिल सकेगा 499 में। तो यदि आप इसे लेना चाहें तो आप स्टडी 10 का कूपन इस्तेमाल करके इसे परचेस कर सकते हैं। इससे आप लोगों को 30 रुपये एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल सकेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, तिब्बत में किस देश ने पूर्ण रूप से बिजली से चलने वाली यानी कि पूरी तरह से जो इलेक्ट्रिक बुलेट ट्रेन है ये किस देश ने शुरू की है, कहाँ की है? तिब्बत में। तो ये कौन कर सकता है? चाइना के अलावा तो कोई हो नहीं सकता। तो हाल ही में चाइना के द्वारा ये करामात की गई है अरुणाचल प्रदेश की सीमा से लगते हुए। ये जो आप देख रहे हैं बुलेट ट्रेन, ये कहाँ से कहाँ तक चलाई जाएगी? तो देखिए, तिब्बत की जो राजधानी लहासा इसे कनेक्ट करेगी नींगची से, जो कि अरुणाचल प्रदेश की सीमा से लगते हुए है। और ये है एक तरह की बुलेट ट्रेन, पूरी तरह से बिजली से चलने वाली जो ट्रेन है। चाइना अपने वे में तो कहा जाए तो डेवलप कर रहा है अपनी कंट्री को, आसपास ये पैसा लगा रहा है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर वाले एरिया में भी इसने पैसा लगा रखा है CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिससे कि चाइना कनेक्ट हो रहा है पाकिस्तान से। पाकिस्तान का जो ग्वादर पोर्ट है, ताकि ग्वादर पोर्ट होते हुए ये यूरोप महाद्वीप में, मतलब कि जो यूरोपियन कंट्री है वहाँ ईजिली पहुँच सके और इसका जो रूट है ये शॉर्ट हो सके। क्योंकि जो चाइना है ये घूम कर आता है हिंद महासागर तरफ से, तब इसे लंबा रूट पड़ता है। तो ये अपना नया रूट बना रहा है जम्मू कश्मीर वाले एरिया में पाकिस्तान से होते हुए। और इसने कई कंट्रीज़ में पैसा लगा रखा है। केन्या में मैंने आप लोगों को बताया, श्रीलंका में मैंने आप लोगों को बता रखा है। साथ ही अब जो इसने अरुणाचल प्रदेश की सीमा से लगते हुए ये जो बुलेट ट्रेन है, मतलब कि ये जो इसका प्रोजेक्ट चल रहा है यहाँ, जो कि कंप्लीट हो चुका है। तो यदि आप लोगों को याद होगा तो इसने कुछ समय पहले ही अरुणाचल प्रदेश की सीमा से लगते हुए ही यहाँ कुछ गांव भी बसा लिए थे, जो कि सैटेलाइट के द्वारा जारी भी किया गया था। तो ये तो इसकी करामात, तो हमारी नज़र में तो ये करामात ही है। क्योंकि आप ही देखिए, अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया, फिर इधर जम्मू कश्मीर, नीचे आप लोगों ने श्रीलंका वाली लोकेशन देखी ही है। तो आप क्या कह सकते हैं, ये पूरी तरह से भारत को ही घेरने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, इसमें चाइना का क्या कहना है? तो चाइना का कहना है कि देखो, हम तो किसी भी कंट्री के साथ युद्ध कर नहीं रहे हैं। हमारी सीधी सी स्ट्रैटेजी है कि देखो भाई, किसी भी कंट्री को यदि पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो हम उस कंट्री को लोन दे देते हैं। लो भाई, तुमको कितना पैसा चाहिए, लोन दे दिया। अब सामने वाली कंट्री उस पैसे को नहीं चुका पाएगी तो ये उस हिस्से में कब्जा कर लेता है। जैसे कि एग्जाम्पल दिया था मैंने आप लोगों को, श्रीलंका का जो हम्बनटोटा पोर्ट है, इसी पोर्ट पर चाइना ने बहुत सारा पैसा लगाया था और इस पैसे को श्रीलंका चुका नहीं पाया, जिसके बाद से श्रीलंका को इस पोर्ट को चाइना को देना पड़ा है 99 साल के लिए लीज पर। और ऐसा भी हो सकता है कि ये हिस्सा चाइना के ही कब्जे में आ जाए। तो ये तो चाइना की नीति है और ये इसकी नीति शुरू से ही रही है। और इसलिए भारत के द्वारा जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं यहाँ अक्सर अप्सपा कानून लगाया जाता है। ये है क्या? तो इसके बारे में पहले भी मैंने आप लोगों को बताया है। अप्सपा की फुल फॉर्म बनती है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। होता क्या है? तो देखिए, ये जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं, पूर्वोत्तर के राज्यों में चाइना का इस हद तक प्रभाव था कि ये पूर्वोत्तर के राज्य, मतलब कि यहाँ के जो लोग हैं जो कि पूर्वोत्तर भारत में रहते हैं, ये खुद को भारत का हिस्सा नहीं मानते थे। ये समझते थे कि हम चाइना का हिस्सा है। और हाल ही की घटना यदि देखी जाए तो आप लोगों ने सुना भी होगा, पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है जिसका नाम है नागालैंड। नागालैंड में अभी क्या हुआ था कि यहाँ के जो लोग हैं ये स्वयं के ध्वज और स्वयं के संविधान की मांग करने लगे थे कि हमको हमारा अलग से संविधान चाहिए। तो नागालैंड में इस तरह से तो चाइना का प्रभाव रहा है। इन्हीं सब कारणों को देखते हुए यहाँ अप्सपा की अवधि बढ़ा दी गई थी। और अप्सपा के तहत होता क्या है कि किसी भी क्षेत्र को अशांत क्षेत्र यानी कि डिस्टर्ब्ड एरिया ये घोषित किया जाता है
सबसे पहले किस राज्य में कानून लगा था? मणिपुर में 1950 में। तो ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी है। ये है इलेक्ट्रिक बुलेट ट्रेन जो कि तिब्बत की राजधानी लहासा और निंगची के बीच चलाई जाएगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF ने किस देश को अपनी ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा है? तो ये और कौन हो सकता है? नन अदर देन पाकिस्तान। FATF ने इसे अपनी ग्रे लिस्ट में ही बरकरार रखने का फैसला किया है। FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो कि एक अंतर सरकारी संगठन यानी कि इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी स्थापना 1989 में की गई थी। और ये किसकी पहल थी? G7 कंट्रीज़ की। G7 ने ऐसा विचार किया था कि एक ऐसा संगठन यानी कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाना ज़रूरी है जो कि दुनिया भर में मनी लॉन्ड्रिंग के केस के साथ डील कर सके। मनी लॉन्ड्रिंग आप सभी समझते हैं क्या होता है? ब्लैक मनी को वाइट मनी में बदलना। खासकर यदि कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर का केस आता है मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड, तो ऐसा संगठन हो जो कि इससे निपट सके। इस उद्देश्य से FATF की स्थापना की गई थी। तो देखिए, वर्ष 2000 तक क्या होता था कि ये केवल मनी लॉन्ड्रिंग पर निगरानी रखती थी, उन केसेस पर। लेकिन वर्ष 2001 से इन्होंने ऐसा विचार किया कि ऐसी कोई भी कंट्री जो कि टेरर फंडिंग करती है, जो कि आतंकवादियों को पैसा देती है, उन पर भी निगरानी रखना ज़रूरी है। और इसी कैटेगरी में पाकिस्तान इसमें न जाने कब से फंसा हुआ है। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान पहली बार ग्रे लिस्ट में आया है, ये पहले भी 2011 में, 2015 में और 2018 में इसकी ग्रे लिस्ट में आ चुका है। तो FATF ने इसे फिर से ग्रे लिस्ट में ही बरकरार रखा है। और FATF के द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग को रोकने के लिए पाकिस्तान को एक उपाय बताया था। मतलब कि इसके लिए 27 एक्शन प्लान ये बताए थे पाकिस्तान को कि आप इनका पालन कर लो। यदि आप इसका पालन सही से कर लेते हो, खुद को प्रूव कर देते हो, तब हम आपको ग्रे लिस्ट से बाहर निकाल देंगे। तो अभी क्या हुआ है कि FATF की एक लिस्ट आई है जिसमें यह बताया गया है कि FATF ने पाकिस्तान को जो 27 एक्शन प्लान दिए थे जो कि पाकिस्तान को करने थे, ये इन 27 में केवल 24 ही पूरे कर पाया है। इसमें से 3 अभी भी बाकी है, जिसके कारण FATF ने ऐसा विचार किया है कि पहले आप इन पूरे 27 पैरामीटर को पूरा करिए, इसके बाद ही हम आपको ग्रे लिस्ट से बाहर निकाल पाएंगे। फिलहाल आप यहीं पड़े रहिए। तो ग्रे लिस्ट ये तो आपने समझ ली, चलिए मैं फिर से समझा देती हूँ। FATF के द्वारा 2 लिस्ट जारी की जाती है, एक होता है ग्रे लिस्ट, दूसरा होता है ब्लैक लिस्ट। किसी भी कंट्रीज़ को यदि ग्रे लिस्ट में डाला जाता है तो कहने का मतलब है कि FATF इसे वार्न कर रहा है। वार्न कर रहा है कहने का मतलब है कि चेतावनी दे रहा है, आप सुधर जाओ। एक स्ट्रिक्ट रवैया अपनाया जाता है, चेतावनी दी जाती है। और इसे यदि ग्रे लिस्ट में रख दिया जाए यदि किसी कंट्री को, तो होता क्या है, जो इंटरनेशनल लेवल के बैंक हैं जैसे कि IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, यूरोपियन बैंक हो गया, इनमें मतलब कि इन बैंकों में इस देश की रेटिंग कम हो जाती है। और यदि मान लीजिए पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में रख दिया जाता, तब क्या होता? तब तो ये समझ लीजिए कि इसका यूनिवर्सल बहिष्कार हो जाता, क्योंकि ये जो बैंक है ये पाकिस्तान को किसी भी कंडीशन में लोन देते ही नहीं। तो पाकिस्तान का तो बेड़ा गर्क ही हो जाता यदि वो ब्लैक लिस्ट में आ जाता। ये पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरह हम इस ग्रे लिस्ट से बाहर निकल सकें, क्योंकि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति ये तो आप सभी जानते हैं बंटाधार चल रही है। तो ऐसे में इसका ग्रे लिस्ट से बाहर निकलना ज़रूरी है। पाकिस्तान की यदि हम बात करें तो इसकी राजधानी है इस्लामाबाद। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान। और अभी जो मैंने आप लोगों को चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में बताया था, जो कि जम्मू कश्मीर के काराकोरम दर्रे से होते हुए कहाँ तक जाएगा? पाकिस्तान के ही ग्वादर पोर्ट तक। साथ ही भारत और पाकिस्तान के बीच में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा निर्धारित करती है, इस रेखा का नाम क्या है? रेड क्लिफ रेखा। भारत के ऐसे कितने राज्य या यूटी हैं जो कि पाकिस्तान की सीमा से लगते हैं? जम्मू कश्मीर, पंजाब, देखिए एक पंजाब पाकिस्तान में भी है, फिर राजस्थान और गुजरात। अगला क्वेश्चन है, स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 से किस शहर को सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है इंदौर और जयपुर। इंदौर जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, जो कि स्वच्छता सर्वेक्षण के अनुसार भारत का सबसे स्वच्छ शहर है। और जो जयपुर है, जयपुर जिसे हम पिंक सिटी के नाम से जानते हैं, राजस्थान में स्थित है, जिसे हम भारत का पेरिस भी कहते हैं। साथ ही इसे यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 2019 में ही शामिल किया गया था। तो बेस्ट सिटीज़ यानी कि सबसे स्मार्ट सिटीज़ के रूप में इंदौर और राजस्थान के जयपुर को चुना गया है। और ऐसा पहली बार है कि राज्य को भी यहाँ स्मार्ट सिटीज़ की स्थिति के आधार पर अवार्ड दिया गया है,
जैसे कि टॉप पर है उत्तर प्रदेश, इसके बाद मध्य प्रदेश और इसके बाद तमिलनाडु का स्थान आता है। जबकि यदि हम यूटीज़ की बात करें तो चंडीगढ़ को सर्वश्रेष्ठ यूटी का अवार्ड दिया गया है। और ये जो पूरी लिस्ट है किसके द्वारा जारी की जाती है? केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा। प्रेजेंट टाइम में इसके मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला रेबीज मुक्त होने वाला राज्य कौन बना है? तो ये भी हाल ही में बन गया है गोवा। रेबीज मुक्त बना है, कहने का मतलब है कि अब गोवा में रेबीज का कोई भी केस नहीं है। रेबीज आप सभी जानते हैं, ये एक संक्रमण बीमारी है जो कि जानवर के लार से फैलती है। और यदि वायरस पूछा जाए तो ये न्यूरोट्रॉपिक लाइसिवर्स वायरस से फैलता है। किसे प्रभावित करता है? तंत्रिका तंत्र को। और यदि देखा जाए तो ये मुख्यतः कुत्ते के ही काटने से होता है। और इसी से मतलब कि इस बीमारी से मुक्त हो चुका है गोवा। इसने जो इसके लिए प्रयास किए हैं, इस प्रयास से इसे ये उपलब्धि मिल गई है। तो यदि हम बात करें गोवा की, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है, महाराष्ट्र के जस्ट नीचे छोटी सी इसकी सीमा है। गोवा की राजधानी है पणजी। मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत। और गोवा में स्थित है सलीम अली बर्ड सेंचुरी, जबकि सलीम अली नेशनल पार्क जो कि स्थित है जम्मू कश्मीर में। गोवा से रिलेटेड कुछ करंट के क्वेश्चन हैं, जैसे कि भारत का पहला सैंड ड्यून पार्क यानी कि बालू टिब्बा पार्क ये गोवा में ही बनाया जा रहा है। साथ ही कोरोना महामारी के लिए आयुर्वेद का इस्तेमाल करने वाला ये भारत का पहला राज्य है। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, हर घर जल योजना के क्रियान्वयन में भारत का जो राज्य टॉप पर है ये गोवा ही है। मतलब कि गोवा के लगभग सभी घरों में नल का कनेक्शन पहुंच चुका है। साथ ही हाल ही में गोवा में ही भारत के दूसरे फ्लोटिंग जेट्टी यानी कि तैरते हुए घाट का भी उद्घाटन किया गया था। तो भारत का पहला तैरता हुआ घाट और दूसरा तैरता हुआ घाट दोनों का उद्घाटन गोवा में ही किया गया है मनसुख मंडाविया के द्वारा। अगला है, भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त ये कौन बने हैं? तो ये भी हाल ही में बन गए हैं सुरेश एन पटेल। इन्होंने स्थान लिया है संजय कोठारी का। सुरेश एन पटेल जिनकी इमेज आप देख पा रहे हैं। यदि हम बात करें केंद्रीय सतर्कता आयोग की, इसकी स्थापना 11 फरवरी 1964 में की गई थी। यदि ये पूछा जाए कि किस समिति की सिफारिश पर की गई थी, तो के संथानम समिति की सिफारिश पर केंद्रीय सतर्कता आयोग इसका गठन किया गया था। हेडक्वार्टर तो ये स्थित है नई दिल्ली में। इसी के आयुक्त बन गए हैं सुरेश एन पटेल। यदि हम बात करें वाई के सिन्हा की यानी कि यशवंत कुमार सिन्हा की, तो ये भी हाल ही में हमारे केंद्रीय सूचना आयुक्त बनाए गए हैं। जबकि यदि हम बात करें सुशील चंद्रा की, तो ये भी हाल ही में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त बन गए हैं 24वें क्रम के। इन्होंने स्थान लिया था सुनील अरोड़ा का। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने अपने नेक्स्ट जनरेशन ऑपरेटिंग सिस्टम को लॉन्च किया है। इसका नाम क्या है? तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा इसका जो नया ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया गया है विंडोज़ 11 के नाम से। तो कई शानदार फीचर्स के साथ इसे लॉन्च किया गया है जो कि यूज़र्स को मतलब कि यूज़र्स के एक्सपीरियंस को बेहतर बनाएगा। इसे लॉन्च कर दिया है माइक्रोसॉफ्ट ने। अच्छा, ये ऑपरेटिंग सिस्टम ये होता क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम आप ऐसे कह सकते हैं कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इसके बीच ये मीडिएटर का कार्य करता है। और अब यदि हम बात करें माइक्रोसॉफ्ट की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1975 में। बिल गेट्स और पॉल एलन ने इसकी स्थापना की थी। हेडक्वार्टर स्थित है कैलिफोर्निया यूएसए में। अच्छा, यदि आप लोगों को याद होगा तो कुछ समय पहले ही माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा इसका जो ब्राउज़र है जिसका नाम है इंटरनेट एक्सप्लोरर ये बंद किया गया है। इसने लगभग 25 साल अपनी सर्विस दी थी। तो एग्ज़ाम में यदि आपसे 4 ऑप्शन दे करके ये पूछा जाए कि इंटरनेट एक्सप्लोरर ये है क्या, तो ये ब्राउज़र है। किसका है? माइक्रोसॉफ्ट का, जो कि अब बंद हो चुका है। अच्छा, बिंग क्या है? तो ये सर्च इंजन है। विंडोज़ 11 तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, बता ही दिया है मैंने। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। डक डक गो ये क्या है? तो ये भी एक सर्च इंजन है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने पशु कल्याण के लिए पहला पशु वॉर रूम स्थापित किया है? तो ये भी हाल ही में स्थापित किया गया है कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा। खासतौर पर ये पशुओं के हेल्थ को ध्यान में रख करके लॉन्च किया गया है पशु वॉर रूम। इसके तहत दूध उत्पादन, डेयरी प्रोडक्ट्स, साथ ही मवेशियों के हेल्थ का मतलब कि इनके हेल्थ में सुधार लाने का प्रयास किया जाएगा। और इसी के लिए इस पशु कल्याण वॉर रूम की शुरुआत की गई है। कहाँ की गई है? कर्नाटक में। कर्नाटक की राजधानी है बैंगलोर। बैंगलोर में ही भारत की स्पेस एजेंसी इसरो का हेडक्वार्टर है। इसी बैंगलोर में भारत की पहली गर्ल्स फुटबॉल एकेडमी इसकी स्थापना की गई है। साथ ही भारत का पहला माना फॉरेस्टा टावर जो कि पूरी तरह से
ग्रीनरी को ध्यान में रख करके बनाया गया है, एक तरह का अपार्टमेंट है। इसी बैंगलोर में स्थापित किया गया है। करंट से यदि आप रिलेट करेंगे तो हमारे जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, इन्होंने भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो कार ये इसी बैंगलोर से ही लॉन्च की थी। साथ ही हाल ही में कर्नाटक का 31वां जिला बना है, इसका नाम क्या है? विजयनगर, जो कि बेल्लारी से अलग होकर के बना है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने इलेक्ट्रिक वाहन पर 1.5 लाख रुपए तक की सब्सिडी देने की घोषणा की है? तो ऐसी घोषणा भी हाल ही में गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। वह इलेक्ट्रिक वाहनों में, मतलब कि गुजरात में जो भी व्यक्ति ई वाहन खरीदते हैं उन्हें 1.5 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये जो सब्सिडी मिलेगी ये केंद्र सरकार के द्वारा जो फेम टू सब्सिडी दी जा रही है इसके अलावा मिलेगी। फेम टू है क्या? तो फेम की फुल फॉर्म बनती है फास्टर एडाप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। इसमें भी हाल ही में संशोधन किया गया है। मैंने आप लोगों को बताया भी था कि भारत में निर्मित जो वाहन है, मतलब कि 2 पहिया वाहन, जिसमें कि जो सब्सिडी पहले 10,000 की दी जाती थी, इसे अब बढ़ा करके 15,000 कर दिया गया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग ई वाहनों का इस्तेमाल करें, इसके लिए राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें अपने अपने लेवल पर प्रयास कर रही हैं। जैसे कि आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं, हाल ही में दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा ई वाहनों पर 0% टैक्स की घोषणा की थी। कहने का मतलब है कि दिल्ली में यदि कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदता है तो उसे 0% टैक्स देना होगा। जो रोड टैक्स वगैरह होते हैं, 0% रोड टैक्स बिल्कुल नहीं लगेगा। तो ऐसे में लोग ई वाहनों की तरफ आकर्षित होंगे, जिससे कि वायु प्रदूषण को कंट्रोल किया जा सकेगा। ऐसी ही घोषणा भी हाल ही में गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा की गई है कि यहाँ ई वाहन खरीदारों को 1.5 लाख का सब्सिडी मिलेगा। साथ ही राज्य में 250 चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए 10 लाख तक की 25% पूंजी सब्सिडी की भी घोषणा की गई है। यदि हम बात करें गुजरात की, इसकी राजधानी गांधीनगर, जो कि अमित शाह जी हमारे गृह मंत्री, इनका निर्वाचन क्षेत्र है। मुख्यमंत्री है विजय रूपानी, राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क की यदि बात की जाए तो गिर, वंसदा, ब्लैक बक, मरीन, ये सभी स्थित है गुजरात में ही। दुनिया का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम ये गुजरात में ही बनाया जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम ये भी गुजरात में ही बना है, अहमदाबाद में, साबरमती नदी के किनारे ये स्थित है अहमदाबाद। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा, जो कि गुजरात के ही नर्मदापुरम जिले के केवड़िया कॉलोनी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला स्वदेश वाहन, मतलब कि स्वदेश निर्मित विमान वाहक INS विक्रांत ये किस वर्ष तक कमीशन किया जाएगा? तो इसे अगले ही वर्ष यानी कि 2022 तक कमीशन कर लिए जाने की योजना है। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने ऐसा बयान जारी किया है कि INS विक्रांत को 2022 में शामिल कर लिया जाएगा, क्योंकि 2022 में क्या है आप सभी जानते हैं, भारत अपनी आज़ादी के 75 साल मना रहा है। यदि हम बात करें INS विक्रांत की, तो ये खास बात इसकी ये है कि पूरी तरह से भारत में ही निर्मित किया गया है, पूरी तरह से स्वदेश निर्मित है और इसे कोच्चि केरल में कोचिन शिपयार्ड के द्वारा तैयार किया जा रहा है। ये भारत में बनने वाला पहला एयरक्राफ्ट करियर होगा। अगला क्वेश्चन है, 2019 में दुनिया भर में आत्महत्या शीर्षक वाली रिपोर्ट के अनुसार 2019 में कितने लोगों में से एक की आत्महत्या से मृत्यु हुई है? मतलब कि एक आंकड़ा जारी किया गया है जिसमें यह बताया गया है कि दुनिया भर में प्रति 100 व्यक्ति में से एक व्यक्ति ने सुसाइड किया है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि यदि साउथ एशिया की बात की जाए तो सुसाइड करने के मामले में भारत नंबर 1 पर है। हालांकि हमारा जो संविधान है, संविधान के आर्टिकल 21 में मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी है कि यूथनेशिया यानी कि खुद की जान लेना, आत्महत्या, ये अपराध है। तो भारत में अलाउ नहीं है, लेकिन तब भी देखा गया है कि जो साउथ एशियन कंट्री है इनमें सुसाइड करने के मामले में भारत सबसे आगे है। तो जो यूनाइटेड नेशन है इसका एक इम्पॉर्टेंट टारगेट है कि जो वैश्विक आत्महत्या है, दुनिया भर में जो लोग सुसाइड कर रहे हैं, इसकी मृत्यु दर को 1/3 तक कम किया जा सके। लेकिन WHO की रिपोर्ट क्या कहती है कि दुनिया इस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि हर साल यदि देखा जाए तो सुसाइड करने वाले लोगों की संख्या ये हर साल बढ़ती ही है। सुसाइड वर्ल्ड वाइड इन 2019 इस शीर्षक से ये जो रिपोर्ट जारी की गई है, ये अभी कुछ दिन पहले ही 17 जून को प्रकाशित की गई है, जिसमें ये बताया गया है कि 2019 में लगभग 7,03,000 लोग या 100 में से एक व्यक्ति की मौत ये सुसाइड करने से हुई है। कल जो मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था, राइट आंसर था जमशेद जी टाटा। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है जो कि इम्पोर्टेंट है, किस देश में
मतलब कि किस राज्य में देश का 52वां टाइगर रिजर्व बना है? इसका जो भी आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो यदि पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।